पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी होता है और इस काम में आपकी मदद करती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो कैसे हो सकती है परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, कितना इंश्योरेंस है आपके लिए जरूरी और बेहतर रिटर्न के लिए कहां निवेश करें पैसे, योर मनी में आज होगी इन सभी सवालों पर चर्चा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं विपिन भट्ट और आज हमारे मेहमान है रूंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रूंगटा। रूंगटा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आइए तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले हैं नवीन साहब, रोहतक हरियाणा से फोन कर रहे हैं। नवीन जी, गुड इवनिंग और बताएं क्या पूछना चाहेंगे। अरे सर, मैंने ईमेल में भेजा था। जी जी जी। एक्चुअली हाँ, मैं नेवी में काम करता हूँ और आफ्टर 3 years मेरा रिटायरमेंट है। ओके। तो हो सकता है कि रिटायरमेंट से मेरे को लगभग 40 लाख से करीब कुछ मिलेगा जी जी। और पेंशन 17 to 18,000 के करीब मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, तो जरूर आपकी हम यहाँ पर समस्या का समाधान करते हैं। इनफैक्ट आपकी जो क्वेरी है उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है रूंगटा साहब यहाँ पर, क्योंकि जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं खासतौर पे, जिनकी जो पूरा सर्विस स्पैन है वो उतना नहीं होता जैसा बाकी हम सिविलियंस का देखते हैं। 60 साल तक ये लोग नौकरी नहीं करते हैं, तो करीब 15-20 साल के करियर के बाद रिटायर हो जाते हैं। हालांकि फिर दूसरा जॉब जरूर ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो क्या कुछ खास ध्यान में रखना चाहिए? इनका पूरा पोर्टफोलियो सामने है ही, आपके पास भी है। नहीं, वेल विपिन, अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सेगमेंट की जो जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है या फिजिकल एबिलिटी की बेसिस पे उन्हें जॉब होता है, जैसे डिफेंस पर्सनल्स हो गए, तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डेफिनेटली थोड़ी अलग होती है। वो अलग ये होती है कि आपको जब आप सर्विस में हैं तब आपको एकदम बूस्टर डोज देके आपका सेविंग्स करनी होती है। क्योंकि आप अगर अभी नवीन जी हैं 30 साल के, वो बोल रहे हैं कि 3 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, तो 33 ईयर्स की उम्र में अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो इन्हें डेफिनेटली एक ऐसा प्रोविजन ड्यूरिंग द जब उन्होंने जॉब स्टार्ट की तभी से करना चाहिए था कि रिटायरमेंट के टाइम पे इन्हें एक अच्छा खासा कॉर्पस बन जाए। हालांकि एक चीज जो सिल्वर लाइनिंग है ये पूरे अरेंजमेंट में, वो ये है कि सरकार बहुत अच्छा ध्यान रखती है ऐसे केसेस में। तो अगर हम देखें कि इन्होंने जो सर्विस का पीरियड हुआ है, जब तक रिटायर होंगे करीबन 14 ईयर्स होंगे इनके सर्विस के, उसमें इन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिल रहा है वो करीबन 40 to 50 लाख प्लस पेंशन शुरू होगी आपकी। एंड ये दूसरी जॉब तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, मे नॉट बी इन द फ्रंट्स ऑन द बॉर्डर्स नहीं होंगे, बट दूसरे जॉब से इन्हें डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा जो डेमोग्राफिक्स अलग है तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी अलग हो जाएगा। जहां तक इनका स्पेसिफिक सवाल है नवीन जी, अगर मैं आपका सवाल समराइज करूं तो आप अभी 3 साल में रिटायर होने वाले हैं। अभी जो आप करंटली म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में जो निवेश कर रहे हैं वो है 9,500 पर मंथ, और ये एसआईपी आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के हिसाब से इकट्ठा करना चाहते हैं, जो 13 and 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ है। रिटायरमेंट पे आपने बताया कि आपको करीबन 40-50 लाख मिलेगा, जिसमें से आपने अपने मेल में कहा था कि 20 लाख आप अपने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट करना चाहते हैं और बाकी आपके जो बच्चों के लिए गोल्स हैं उसके लिए आप करना चाहते हैं। जो पेंशन आपको मिलेगी वो 17,000 है और बाकी आपको 20 लाख पे जो रिटर्न आएगा वो आपकी पूरी आपको मंथली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपको वो फंड्स चाहिए। जो टोटल आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वो 1.3 करोड़ की है वो आफ्टर 13 and 17 ईयर्स। सो नवीन जी, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी जो SIPs हैं वो आप कंटिन्यू करते रहिए फॉर अप टू 13 and 17 ईयर्स, जब आपको जितनी आपको जरूरत है। जो लमसम आपको आने वाला है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो जो 30 लाख है वो आप अभी निवेश करेंगे कोई भी एक फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, और या FD हो सकती है, NCDs हो सकती हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो सकते हैं, या कोई बैलेंस फंड हो सकते हैं। ये लेकिन डिसीजन जो आप लेंगे वो उसी समय ले पाएंगे। आज की तारीख से हम नहीं बता पाएंगे कि आप 3 साल बाद ये पर्टिकुलर चीज करिएगा, क्योंकि 3 साल बाद अगर रेट्स चेंज हो जाते हैं, इकोनॉमी में क्या फेरबदल होता है, बॉन्ड के रेट्स क्या हैं, आपके टैक्सेशन स्लैब्स क्या रहेंगे, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप SIP अपनी कंटिन्यू करते हैं और ये 30 लाख जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस से मिलने वाला है ये आप अलग रख देते हैं फॉर चिल्ड्रंस रिक्वायरमेंट, आपके जो टारगेट्स हैं 1.3 करोड़ के, वो आपके 13 and 17 ईयर्स के बाद आपके टारगेट्स मीट हो जाएंगे। आपकी खुद की जो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है, आपने कहा कि 17,000 आपको पेंशन के तौर पे आने वाला है और 20 लाख जो है वो आप अपने खुद के लिए रखना चाहते हैं, ताकि आपको जो टोटल मंथली पेंशन के रूप में आपका या कोई भी कॉम्पेंसेशन आपको मिले वो हर महीने का करीबन 40,000 रुपया हो। तो 17,000 आपको आने वाला है। बाकी का जो 20 लाख है
वो अगेन आई वुड से कि आप उसी समय डिसीजन ले पाएंगे कि आप कोई बॉन्ड्स में करते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होता है, एनसीडीज हैं या फिक्स डिपॉजिट, या आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे वो उसी समय डिपेंड करेगा कि उस समय रेट्स क्या हैं और आपके टैक्स स्लैब्स क्या हैं। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि आप ये पूरा जो 20 लाख है वो एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में ही करिएगा, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पहले से बता दिया जाता है आपको मिलने वाला है और वो अमाउंट आपको मिलेगा, भले वो टैक्स फ्री हो या टैक्सेबल, दैट डिसीजन आपको 3 साल बाद लेना होगा। आपने म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं 9,500 के, वो स्कीम्स अच्छी हैं और फिलहाल आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो नवीन जी उम्मीद करते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैं कहूंगा यहाँ पर रुंगटा साहब ने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी है और आपका 3 साल बाद रिटायरमेंट है, तो जैसा उन्होंने कहा बहुत कॉशियस होकर आपको सारी चीजें अभी से प्लान करनी होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब आप अपने इस निवेश को जो आप कर रहे हैं फिलहाल अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे और बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकेंगे। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ में। आगे बढ़ेंगे, अब एक ईमेल है हमारे पास और ये भेजा हमें प्रशांत कुमार साहब ने और वो पूछना चाहते हैं, उनके सवाल हम लेंगे उससे पहले हम बता देते हैं कि उनका क्या पोर्टफोलियो है। तो करीब यहाँ पर एक प्रीमियम देते हैं और 65,000 रुपए की LIC की सालाना 50 लाख का एक टर्म प्लान उन्होंने ले रखा है और इसके अलावा 2,000 रुपए की SIP करते हैं कुछ अलग अलग यहाँ पर फंड्स में। 1,000 रुपए की 4 SIPs हैं, उसमें कोटक ऑपर, क्लासिक इक्विटी, मिड कैप, सेलेक्ट फोकस फंड, इस तरह के कुछ फंड्स है। 3,000 की SIP और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में कैनरा रेबको में करते हैं। अब लक्ष्य सुन लीजिए, 50 लाख रुपए का घर लेना चाहते हैं, 12 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई हालांकि टाइम होराइजन नहीं दिया इन्होंने, और 8,000 रुपए का निवेश कर सकते हैं ये, और इसके अतिरिक्त जितना करते हैं। अब ये पूछना चाहते हैं कि इनके लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। अगर फोन लाइन पर होते और विस्तार से जानकारी लेते, बट जितनी जानकारी हमारे पास है रुंगटा साहब, उसके बाद इनकी क्या मदद कर सकते हैं? विपिन जी, अगर देखें हम तो इन्होंने कहा है कि 34 साल की उम्र में इन्हें घर और एक 4 व्हीलर चाहिए और करंटली ये 26 के हैं। तो 8 साल है इनके पास जब इन्हें अपने गोल्स फुलफिल करने हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं उसमें ये जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 8 लाख रुपए हैं और ये मेच्योरिटी प्रोसीड्स पॉलिसी के उनकी 34 की उम्र के साथ ही इन्होंने अलाइन की है। और करंटली ये 13,000 रुपीज टोटल, अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें 13,000 रुपीज ये इक्विटी SIPs कर रहे हैं और ये बढ़ा के 21,000 रुपए हर महीने 8,000 और जोड़ सकते हैं उसमें। तो अगर हम 14% रिटर्न देखें जो इक्विटी में लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न आप इक्विटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो 8 साल बाद जो इन्हें एक्यूमुलेशन SIP के जरिए से होगा वो 36 लाख और 8 लाख अगर वो इंश्योरेंस के प्रोसीड्स इनके पास जो आने वाले हैं। सो टोटल ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 44 लाख का इनका एक कॉर्पस 8 साल बाद बनेगा। जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो घर वो चाहते हैं कि 50 लाख का हो एंड 4 व्हीलर 12 लाख का, तो ऑब्वियसली पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो 36 लाख हैं वो ये पैसे बेसिकली अपने हाउस घर खरीदने के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। जो डिफरेंस होगा वो हाउसिंग लोन के तौर पे ले सकते हैं। 4 व्हीलर उस समय डिसाइड करें कि अगर इनकी उस समय की जो इनकम है उसे EMI सफिशिएंट होता है या वो सस्टेन कर पाते हैं, तो 4 व्हीलर भी ये EMI के तौर पे लोन पे ले सकते हैं। तो इस तरह से इनका ये इनके गोल्स मीट हो जाएंगे। इन्होंने जो अभी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश कर रखा है उसमें जरूर फेरबदल करने की जरूरत है जी, क्योंकि हम अगर इनका पोर्टफोलियो देखें 1,000 रुपए की 4 कोटक की स्कीम्स हैं, 2,000 रुपए की IDFC की स्कीम्स हैं, बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है। अगर ये 21,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ अगर 5 स्कीम में भी निवेश करते हैं अच्छी तरह डिवाइड करके, वो पर्पस इनका सॉल्व हो जाएगा, इजी होगा ट्रैक करना, जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सारा पर्पस इनका मीट हो जाता है। सो प्रशांत जी, आपके लिए मैं 5 स्कीम्स सजेस्ट कर देता हूं जिसमें आप अपना ये पूरा 21,000 डिवाइड करके निवेश कर सकते हैं। IDFC निफ्टी फंड में 3,000 रुपए, IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 5,000 रुपए, उसमें आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं लेकिन बढ़ा के उसे 5,000 रुपए कर दीजिए। जो आप टैक्स सेविंग स्कीम कैनरा रेबको की कर रहे हैं वो ठीक है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं 3,000 रुपए के लिए। ICICI डायनेमिक प्लान आप एक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें 5,000 रुपीज के लिए, और HDFC इक्विटी फंड 5,000। इस तरह आपका 21,000 पूरा निवेश हो जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन का जो आपका पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाएगा। अभी आपका जो लक्ष्य है वो 8 साल बाद का है, तो पहली बार जब आप ये पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे वो आप 3 साल के बाद कर सकते हैं। उसके बाद आप हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा, क्यों अगर कोई मेजर चेंजेस इकोनॉमी में आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं या डेट में आपको ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं, तब आप जो भी फेरबदल करना है उसको आपको हर साल मॉनिटर करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इक्विटी से निकल के आपको डेट में आना पड़े, क्योंकि आपका 8 साल जो है वो इट विल बी कंप्लीटिंग सून। तो ये जो फेरबदल है फिर 3 साल बाद आप हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करिएगा।
जी, तो ये हो गया विश्वनाथ जी का फाइनेंशियल प्लानिंग, और उम्मीद करेंगे कि इस फाइनेंशियल प्लानिंग से उन्हें मदद करेंगे, और जो भी रिजेक्ट्स यहाँ पर बताएं रूंगटा साहब ने यहाँ पर आप करें अगर प्रशांत साहब, तो बहुत अच्छा होगा और आप अपने पैसे का बेहतरीन रिटर्न कमा पाएंगे। चलिए इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर मनी, और आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रूंगटा साहब हमारे साथ बने हुए, हमारे अगले कॉलर हैं विश्वनाथ प्रसाद जी, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। प्रसाद जी गुड इवनिंग, बताएं क्या पूछना चाहेंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, अपना तो पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो हमारे साथ है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बात जो आप पूछना चाहते हैं, सवाल हमें बता दीजिए। सर सवाल है कि हमको एक तो LIC का सर लिए हुए हैं, तो ये मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये 1 करोड़ का टर्म प्लान है, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, 1 करोड़ का टर्म प्लान अलग से है, अच्छा लेना चाहते हैं, ओके ओके, लेना चाह रहे हैं। तो ये जो जो लिए हुए LIC की पॉलिसी, वो मनी बैक पॉलिसी आपने ले रखी है, 12,000 से कुछ ज्यादा का प्रीमियम आप दे रहे हैं, राइट? तो इसका क्या करना है? 20 साल के लिए है जरूर। और कुछ और हम बातें देख लेते हैं। आपकी 17 साल की LIC जीवन साथी भी आपने ले रखी है, और 35,000 रुपए तक का प्रीमियम आप दे रहे हैं। 5 साल का 5 लाख पर्सनल लोन है, EMI जारी है आपकी 12,000 से ऊपर कुछ, और ये जून में खत्म हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है। 8,000 रुपए का PPF भी कर रहे हैं सर आप, और हर महीने 4,000 रुपए का और निवेश कर सकते हैं, और आपका जो लोन है जून में पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य जो है हम देख लेते हैं आपके, 15 साल में 20 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं विश्वनाथ जी, और 25 साल में 2 करोड़ रुपए की इनको रकम चाहिए। तो पहला तो यही कि कैसे पहुंचेंगे यहाँ तक, और दूसरा जरूर आपके टर्म प्लान पे भी हम बात करेंगे। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? विश्वनाथ जी, आपका अगर हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो आपके जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज और PPF में ही हैं। और आप जो अभी फ्रेश निवेश करना चाहते हैं वो है 4,000 रुपए। जो आपके दोनों गोल्स हैं वो गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट्स में। जो आप चाहते हैं कि 15 साल बाद 20 लाख हो और 25 साल बाद 2 करोड़ रुपया हो, तो ये आप ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको मैं सुझाव जो दूंगा वो ये है कि आप अपना इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आप अभी बाकी प्रीमियम भरना बंद कर दें। आप उसे सरेंडर ना करें, सिर्फ प्रीमियम भरना बंद कर दें। जो आपकी पॉलिसी है वो पेड अप स्टेटस हो जाएगी, और वो सारे पैसे आपको मैच्योरिटी पे, जब भी ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड था उस समय आपको पेड अप वैल्यू आपके हाथ में दे दिया जाएगा। इस प्रकार आपका जो प्रीमियम कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 4,000 रुपीज पर मंथ का आता है, तो वो आपका बच जाएगा। PPF में भी आप जो 8,000 रुपए हर महीना का कर रहे हैं वो आप आधा कर दीजिए टू 4,000 रुपीज। कारण ये है कि आपके जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म है, तो आपको शायद इक्विटी में ज्यादा निवेश करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार आप जब अपना ये फ्रेश 4,000 रुपीज प्रीमियम बंद करेंगे उसका 4,000, और PPF जो आप कम करेंगे उसका 4,000, इस प्रकार आपका 12,000 रुपए आप हर महीने का निवेश कर पाएंगे। तो वो सारा पैसा आप इक्विटी की तरफ, इक्विटी SIP की तरफ करिए। इसका ब्रेकअप भी बता दूं, आप किस प्रकार कौन से फंड्स चूज कर सकते हैं। ICICI डायनेमिक प्लान में 4,000 रुपए करिए, HDFC इक्विटी फंड में 4,000, और IDFC निफ्टी फंड में बाकी का 4,000 कर दीजिए। ये पोर्टफोलियो आप रिव्यू तब करेंगे जब आपका पर्सनल लोन जो आपने लिया है वो बंद होगा, जो है जून 2016। इस समय जब आपका पर्सनल लोन का जब EMIs बंद हो जाएंगी, तो आपने कहा कि वो 15,000 रुपया भी आप निवेश करने के सिचुएशन में रहेंगे। तो ये रिव्यू आप करेंगे पूरा पोर्टफोलियो का जून 2016 में, और फिर जो भी एलोकेशंस करने हैं, रीएलोकेशंस करने हैं, एडिशंस करने हैं, वो उस समय आप डिसीजन लेके करिएगा। आपने एक सवाल और पूछा था टर्म प्लान का। जी हाँ, आप टर्म प्लान, ऑनलाइन टर्म प्लान की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। मैं 4 कंपनीज के नाम देता हूं, जो भी कंपनी के साथ आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें ले लीजिएगा। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आप इनमें से कोई भी कंपनीज में ले सकते हैं। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, और प्रीमियम्स ऑनलाइन पॉलिसीज हैं तो बहुत कंपेटिटिव रहेगी। तो आप इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो आगे जाते हुए बना सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फटाफट आते हैं और कुछ और फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वेलकम बैक, ये योर मनी, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ बने हुए हर्षवर्धन रूंगटा साहब। तो चलिए फटाफट आगे बढ़े। ब्रिज सिन्हा साहब हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से। तो सिन्हा साहब क्या पूछना चाहेंगे आज? हाँ, ये एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, ये एक आफ्टर 20 इयर्स मैं एक कॉर्पस बनाना चाह रहा हूँ फॉर रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का।
और एक दो बच्चों का एजुकेशन या फिर और शादी वगैरह के लिए 50 लाख का एक कॉर्पस चाह रहा हूँ। और आफ्टर वैसे एक होम का घर के लिए प्लान कर रहा हूँ 35 लाख का कॉर्पस, ये मुझे जमा करना है। ये विद इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स के बीच में। चलिए, तो ये 3 बड़े लक्ष्य हैं दिनेश साहब आपके। और आपका थोड़ा ये भी देख लें कि निवेश कैसा क्या कर रहे हैं आप, पोर्टफोलियो क्या रखते हैं। एसआईपी में आप हर महीने 22,000 रुपए डाल रहे हैं और कैनरा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर में 2,000, एचडीएफसी टॉप 200 भी आपके पास है, 3,000 रुपए डालते हैं आप। आईसीआईसीआई प्रू फोकस ब्लू चिप में 4,000 रुपए, रिलायंस फार्मा है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, आईडीएफसी प्रीमियर भी आपके पास है। एचडीएफसी में आपके पास एक रिकरिंग डिपॉजिट है, 3,000 रुपए हर महीने आप इसमें डालते हैं। पीपीएफ में भी आप निवेश कर रहे हैं करीब 10,000 रुपए तक हर महीने। एलआईसी का न्यू एंडाउमेंट प्लान भी आपके पास 12,000 हर क्वार्टर में आप दे रहे हैं। इमरजेंसी फंड भी आपने बना रखा है। तो बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन अब ये कितना सही है, कितना ऑन द ट्रैक है, ये बताएंगे रुंगटा साहब। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल सिन्हा जी, आपका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो आपने बहुत अच्छी तरह प्लान कर रखा है और मेटिकुलसली आपने एक एक जो एस्पेक्ट्स को ध्यान रखा है। आई थिंक वो आपने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ एक छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं 2-3 जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है जिसमें 3 लाख रुपए आपने रख रखे हैं और वो आपने एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रखा है। तो इमरजेंसी फंड आपने बनाया, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पैसे अगर आपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख रखे हैं जिसमें आपको 4% ब्याज मिल रहा है, इससे बहुत सिंपल सी चीज है कि आप उसी बैंक की अगर फिक्स डिपॉजिट भी करते तो आपको शायद डबल इंटरेस्ट रेट मिलता। और लिक्विडिटी पूरी है, आप बैंक से फिक्स डिपॉजिट अगर ब्रेक करते हैं उसी दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो या तो आप बैंक की एफडी करिए या लिक्विड फंड में आप उसे निवेश कर दीजिए, तो आपके जो रिटर्न्स हैं एट द सेम टाइम जो आपको लिक्विडिटी है दोनों आपको मिलेगी। आपने काफी म्यूचुअल फंड की एसआईपीज बंद कर रखी हैं और वो फंड्स आपने बताया कि आपने उसी फोलियो में रख के रखी हैं। सो मेरा सुझाव होगा कि आप उनमें से सब रिडीम कर लें और वो सारे जो पैसे आपके आएंगे, रिडेम्पशन प्रोसीड्स आएगा, वो वापस आप इक्विटी में निवेश कर दीजिए। लेकिन उन सारी स्कीम्स में करिए जिसमें आप करंटली एसआईपीज कर रहे हैं, तो थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा। करंट स्कीम जो आपकी है वो अच्छी हैं तो उसमें आपका निवेश हो जाएगा। तो जो आप डिवाइड करेंगे वो पैसे, वो आप इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में है, लार्ज एंड मिड कैप है, उनमें आप डिवाइड करके उसमें निवेश कर दीजिए। आपने जो अपने गोल्स बताए हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अगर हम वो गोल्स के साथ मैच करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। आपके रिटायरमेंट या कोई घर खरीदना है या चिल्ड्रन की एजुकेशन है, वो सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके गोल्स मीट हो जाएंगे जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो चिंता है नहीं। आपके जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जिसमें आपने निवेश कर रखा है थोड़ी ज्यादा है, लेकिन स्कीम्स अपने आप में बाय एंड लार्ज अच्छी हैं, तो फिलहाल आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस के लिए आपने पूछा है कि आपने खुद ही एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान शॉर्टलिस्ट किया है टर्म प्लान के नाम अपने लाइफ कवर के लिए। सो वो आप ऑब्वियसली एचडीएफसी इज अ गुड प्लान। आप उसमें क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो भी 94-95% के ऊपर है, तो आप डेफिनेटली पॉलिसी कंसिडर करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें सफिशिएंटली इंक्लूड कर रखी हैं। एक है आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस डेफिनेटली कंसिडर करें। डिसेबिलिटी 2 कारणों से हो सकती है, एक है एक्सीडेंट से या तो इलनेस से, एंड फॉर्चुनेटली दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपको कवर आपके लिए मिलता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑफर करती हैं। सो जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से खरीदिए। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गई, नेशनल इंश्योरेंस है, ओरिएंटल या यूनाइटेड इंडिया, इनकी आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी खरीदिए। स्टैंड अलोन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है फॉर कवरिंग डिसेबिलिटीज ड्यू टू एक्सीडेंट, और क्रिटिकल इलनेस आप एलआईसी की जीवन आरोग्य खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। चलिए साहब, तो यहाँ हम उम्मीद करेंगे कि काफी अच्छा काम आपने ऑलरेडी कर रखा था बेरस साहब, और अब यहाँ पर रुंगटा साहब की सलाह के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल अप टू डेट कर सकते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति जरूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ योर मनी के इस एपिसोड को आज हम यहीं खत्म करेंगे। हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे वही निवेदन कि आप अपने सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल कीजिए और साथ में अपना पता और फोन नंबर जरूर लिख दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है mf@moneycontrol.com।